नमस्कार। डीडी यूपी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है सेहत आपकी सजीव फोन इन। आज के कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है और जिसके बिना आज चिकित्सा क्षेत्र की कल्पना करना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है विषय आज के कार्यक्रम का। जी हाँ, आज के कार्यक्रम का विषय है रेडियोलॉजिकल जांचों का महत्व और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं आप। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं सेहत आपकी कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं उससे जुड़ा हुआ आपका भी यदि कोई प्रश्न होता है, कोई समस्या होती है, तो आप उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स। फोन नंबर्स हैं 0522 2288 0522 40159888। और डॉक्टर साहब, जब तक कॉल्स वगैरह आती हैं, हम अपने इस रेडियोलॉजिकल जांचों का महत्व जो विषय है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सामान्य भाषा में जानना चाहेंगे कि रेडियोलॉजिकल जांच या रेडियोलॉजी क्या है, हमारे दर्शकों के लिए बताएं कृपया। जी, रेडियोलॉजी सिस्टम मेडिकल साइंस की वो विधा है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके शरीर के अंदरूनी अंगों का छाया लेते हैं और उसकी संरचना को देखते हैं। जब कोई बीमारी किसी अंग को में आती है तो उसमें कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजीज द्वारा, फिर उसको हम स्टडी करते हैं, फिर उसके अनुरूप हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाते हैं और किसी किसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि उसका फंक्शनल पार्ट भी देखते हैं। मुख्य तरीके से रेडियोलॉजिकल जांचें 5 तरीके की होती हैं। सबसे बेसिक जांच होती है एक्सरे, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो ध्वनि तरंगों पर होता है, फिर उसके बाद सीटी स्कैन आता है, एमआरआई आती है और पेट स्कैन आता है। ठीक है, तो ये आपने बताया रेडियोलॉजी द्वारा अंदरूनी अंगों की एक तरह से चित्र लिया जाता है और उसका जो भी बीमारी होती है, जो भी लक्षण होते हैं, उसके बारे में डायग्नोस किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब से रेडियोलॉजिकल जांचें शुरू हुई तो किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई, ऐसा कुछ कैसा इसको बताना चाहेंगे आप? जी, एक तरीके से मान सकते हैं कि रेडियोलॉजिकल साइंस का जो इवोल्यूशन है वो मेडिकल साइंस और पेशेंट केयर में एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट है। बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू ला दिया है, क्योंकि जो है ये एकदम स्पेसिफिक जो है अंग को बता देता है कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है बीमारी का, कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। प्लस पहले के ज़माने में जब ये जांचें नहीं थी या रेडियोलॉजी प्रिलिमिनरी स्टेज में थी, तो उस समय के क्लिनिशियंस जो हैं बीमारी के लक्षणों और बाहरी परीक्षण करके कुछ संभावनाएं व्यक्त करते थे कि हाँ ये बीमारियां हो सकती हैं, और कुछ बायोकेमिकल टेस्ट अवेलेबल थे, उसके बेसिस पे अपनी डायग्नोसिस बनाते थे। बहुत सारे केसेस में वो डायग्नोसिस सही भी होती थी, पेशेंट ट्रीट भी होता था, बट बहुत सारे ऐसे भी होते थे कि वो डायग्नोसिस मिस हो जाती थी और कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ ये नहीं पता चल पाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई तो हम रेडियोलॉजिकल साइंस में पहले एक्सरे आया। एक्सरे से हमें 2 डायमेंशनल इमेजिंग पता चली, जिससे हम फेफड़ों की जानकारी ले सकते थे, हड्डियों की जानकारी ले सकते थे, तो उस पे स्पेसिफिक डायग्नोसिस बन जाती थी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड आया। अल्ट्रासाउंड से हम सॉलिड ऑर्गन्स की छवि लेते हैं। सॉलिड ऑर्गन्स में जो जो बीमारियां होती हैं, जैसे कॉमन बीमारियां, पथरी, इन सब से हम पता लगा लेते थे और उनका इलाज हो जाता था। उसके बाद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। ये क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है, इसमें 3 डायमेंशनल इमेजेस हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लेते हैं, तो उसमें हमें पूरा का पूरा अंग पूरा दिख जाता है। तो छोटी सी छोटी बीमारी बहुत ही अर्ली स्टेज में हम इन टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो दिन पर दिन ये एडवांसमेंट होते ही जा रहे हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक पता लगाया जा सकता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोलॉजी यूज की जा रही है, इसकी भूमिका को हम किस तरह समझ सकते हैं? क्या क्या इसका उपयोग है, किस तरह से यूज किया जा रहा है इसे? जी, रेडियोलॉजी स्पेशलिटी का बेसिकली हम
अगर इसकी भूमिका मेडिकल साइंस में देखें तो 4 तरीकों से है। अच्छा। सबसे पहला जो प्रमुख है वो डायग्नोस्टिक, मतलब किसी बीमारी के बारे में पता लगाना, उसको डायग्नोस करना। जी, सबसे पहली चीज। सबसे पहली चीज हमारे पास कई तरीके के टेस्ट हैं, अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण के हिसाब से, और वो बीमारियां किस टाइप की हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग टेस्ट अप्लाई करते हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ये बीमारी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मरीज एक लक्षण लेके आया कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है दाएं साइड ऊपर में, तो हम एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन से अंग में प्रॉब्लम है। अब इस जगह पे फेफड़े के नीचे हिस्सा भी आता है, लीवर भी आता है, पित्त की थैली भी आती है, गुर्दे भी आते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि किस अंग में प्रॉब्लम है और क्यों ये इसको पेट दर्द हो रहा है, तो हमें ये पिन पॉइंट करके पता चल सकता है। फिर उसके बाद इसका आता है थेराप्यूटिक रोल। थेराप्यूटिक रोल की हम डायग्नोसिस तो बना ली, लेकिन कुछ स्थितियों में हम इसमें ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में अगर उसको लीवर एब्सेस जो है डायग्नोज हुआ, तो हम उस एब्सेस को अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेट कर सकते हैं और जो है बहुत। डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कृपया अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। शिव कुमार दुबे मध्य प्रदेश सीओल से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बार बार रेडियोलॉजी कराने से शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है कि बार बार यदि रेडियोलॉजी से कोई जांच कराई जा रही है तो क्या शरीर पर कोई उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है? जी, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा बार बार जांच क्यों करानी है। बार बार जांच आपको अपने हिसाब से नहीं करानी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो पहले डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, एसेस करेगा कि ये जांच होनी है नहीं होनी, तो बार बार की बात नहीं। फिर दूसरी बात, हाँ कोई भी चीज हम बार बार करेंगे तो कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव है। सीटी स्कैन और एक्सरेज में जो तरंगे यूज होती हैं वो थोड़ी सी हानिकारक है। अगर वो नॉर्मल टेस्ट कराई जाए रिकमेंडेड, ये इसकी, लेकिन ये तय करेगा डॉक्टर, तो उसमें उतना खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप उसी चीज को बार बार करेंगे तो आपके बहुत सारे इफेक्ट आ सकते हैं। जी, इसका मतलब जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जब बहुत आवश्यक हो तभी टेस्ट कराए जाएं, अन्यथा टेस्ट ना कराएं। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, इसके पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि भूमिकाएं किस तरह से आप डिवाइड कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि डायग्नोसिस तो हो गई, फिर थेराप्यूटिक में हम लोग उसको थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट में होता है। जैसे नसें होती हैं, नसों में कभी कभी सूजन आ जाती है जिसको मेडिकल साइंस में एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसकी हम लोग आजकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विधा आ गई, उसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। बहुत कम चीरा लगाना पड़ता है और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से पैरों की नसों में जो सूजन आ जाती है, वेरिकोज वेन, उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर ये सब रेडियोलॉजी फिर रेडियोलॉजी के ही थेराप्यूटिक में कैंसर कीमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी भी है, जिसमें कैंसर की सेलों को रेडियोथेरेपी के माध्यम से भी खत्म करते हैं। फिर दो और इसके उपयोग हैं, एक स्क्रीनिंग में उपयोग है कि आजकल जो है कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कैंसर की स्क्रीनिंग में भी रेडियोलॉजिकल जांचों का बहुत उपयोग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छाती का कैंसर महिलाओं में कैंसर बहुत कॉमन है, मतलब ये इसका बर्डन सबसे ज्यादा है, तो हम इसके लिए एक स्पेशलाइज एक्सरे होता है, मेमोग्राफी, वो करवाते हैं। उससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कोई लीजन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चौथा रेडियोलॉजी का उपयोग जो है वो फॉलोअप केस में है। फॉलोअप केस में बहुत सारी बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो सालों साल चलती रहती हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो उनके ट्रीटमेंट से कितना इफेक्ट हो रहा है, वो डिजीज हम हाल्ट कर रहे हैं, हाँ, वो फॉलोअप हम इमेजिंग के थ्रू करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी 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 मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर पंकज गुप्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि प्लेन एमआरआई और कंट्रास्ट एमआरआई में क्या फर्क होता है, और कंट्रास्ट एमआरआई करवाने के क्या फायदे हैं, और किन परिस्थितियों में आदमी को कंट्रास्ट एमआरआई करवानी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल। प्लेन एमआरआई एक नॉर्मल एमआरआई है, एमआरआई की मशीन से बॉडी के किसी पार्ट का प्लेन एमआरआई होता है। प्लेन एमआरआई ज्यादातर केसेस में प्लेन एमआरआई ही कराई जाती है, उससे बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो डिपेंड करता है हम किस लक्षण के लिए करा रहे हैं। कंट्रास्ट एमआरआई एक स्पेशलाइज एमआरआई है जिसमें प्लेन एमआरआई तो करते हैं पहले बार, दूसरी बार एक दवा डाल के करते हैं जो एबनॉर्मल टिश्यू है उनको चमका देते हैं या उनका अलग सिग्नल देते हैं, तो हम वो कंट्रास्ट और उसको अच्छी स्टडी करने के लिए, इमेज क्लियर करने के लिए करते हैं। लेकिन ये कुछ चीजों में करते हैं, लेकिन ये चीजें एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि हाँ आपको प्लेन एमआरआई करानी है या कंट्रास्ट एमआरआई करानी है, जहां जिस चीज की जरूरत हो वैसे ही डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें रेडियोलॉजी का उपयोग किया जाता है?
जी, वैसे तो रेडियोलॉजिकल जांचें आजकल सभी बीमारियों में यूज होती हैं, जैसा देखा डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में, लेकिन प्रमुखता हम अगर एक फोकस करें कि 3 विधाएं ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहला तो एक प्रेगनेंसी केयर में रेडियोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर अल्ट्रासाउंड का। दूसरा कैंसर के डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट प्लान में काफी रोल है। फिर तीसरा सीएनएस की बीमारियां, मस्तिष्क से संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित या एक्सट्रीमिटीज से संबंधित बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा रोल है। जी, जैसे कि आपने बताया सर कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रोल है, तो इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि रेडियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड से जुड़े हुए टेस्ट कौन कौन से हैं? जी, रेडियोग्राफी तो एक सबसे बेसिक टेस्ट जो हम सब लोग भली भांति उससे परिचित है, एक्सरे। एक्सरे फेफड़ों का भी होता है, हड्डियों का भी होता है, हाथ की हड्डियां हो गई, पैरों की हड्डियां हो गई। फिर कुछ स्पेशलाइज एक्सरेज होते हैं, जैसे बेरियम सॉलो हो गया, इसमें हम खाने की नली की संरचना देखते हैं, उसकी मोटिलिटी देखते हैं। फिर बेरियम सॉलो के बाद बेरियम इनमा हो गया, उसमें हम आंतों की संरचना को देखते हैं, आंतों के में ब्लॉकेज है तो नहीं है, ये देखते हैं। एक स्पेशलाइज जो एक्सरे वो मैमोग्राफी है, जिसमें हम छाती की इमेज लेते हैं। फिर आईवीपी आता है, आईवीपी में हम गुर्दों की संरचना देखते हैं, उसका फंक्शन भी देखते हैं। कोई स्टोन जो है पेशाब की नली में तो नहीं फंसा है तो कितना फंसा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, इस तरीके से देखते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड बेसिकली पेट का होता है, पेट में हम सॉलिड ऑर्गन्स जो होते हैं, जो भी अंग होते हैं, उनको देखते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज अल्ट्रासाउंड होते हैं जो स्पेसिफिक केसेस में करते हैं, जैसे इको हो गया, इको भी स्पेशलाइज अल्ट्रासाउंड है जो कार्डियोलॉजी स्पेशलिटी में आता है, जिसमें हार्ट की बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं, हार्ट की संरचना के बारे में। ठीक है डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं सीटी या एमआरआई, इनके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सीटी और एमआरआई कौन सी स्पेसिफिक बीमारियों के लिए यूज किया जाता है टेस्ट? सीटी और एमआरआई एडवांस इमेजिंग जो है स्पेशलिटी है, एडवांस इमेजिंग टूल्स हैं हमारे पास जो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स देते हैं। हम इसमें किसी भी अंग को इनकी 3 डायमेंशनल पिक्चर एक्सियल स्लाइस या सेजाइटल स्लाइस में ले लेते हैं, और जो छोटी सी भी छोटी एबनॉर्मलिटी होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म माइन्यूट सी एबनॉर्मलिटी, इसके थ्रू हमें पता लगा सकते हैं। इसमें इसका बेसिकली ज्यादा से ज्यादा रोल हमारा सीएनएस सिस्टम में होता है, ट्रॉमा में होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में होता है। मतलब जितने भी अंदरूनी अंग हैं सबको अच्छे से आप स्क्रीनिंग या टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ क्या परेशानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मस्तिष्क की बात करें, क्योंकि जब तक इन जांचों का मतलब जब तक रेडियोलॉजी नहीं यूज हो रही थी तब तक काफी परेशानियां होती थी, तो यदि मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी है तो रेडियोलॉजी किस तरह से मदद करती है डायग्नोस करने में? जी, मस्तिष्क की बीमारियों में बहुत इंटीग्रल रोल है सीटी का और एमआरआई का। जी, सबसे पहले हम ट्रॉमा को ले लें, कोई हेड इंजरी हो रही है, इतने सारे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, तो हेड इंजरी में हम पहला इन्वेस्टिगेशन ही सीटी हेड कराते हैं। सीटी हेड करा के देखते हैं कि ब्रेन में कोई हेमरेज तो नहीं हो गया है, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो गई है, कोई हर्निएशन तो नहीं हो गया। फिर दूसरा आता है झटकों की बीमारियां। झटकों की बीमारियां इन्फेक्शन से हो सकती हैं, कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से हो सकती हैं, तो उन सब का पता लगाने के लिए सीटी एमआरआई करते हैं। भी लक्षण है उनके हिसाब से। फिर एक बीमारी होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक में होता है कि एक साइड का हिस्सा लकवा मार गया, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक साइड का शरीर जो है पूरा शून्य हो गया। अब ये 2 तरीके से होती हैं, इसमें या नसें ब्लॉक हो जाती हैं ब्रेन की, या नसें फट जाती हैं। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए या जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनाने के लिए तभी ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो हम सीटी कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कृपया अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। मैडम आपको नमस्ते और डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? सर, हमें ये पूछना है कि जो एंजियोग्राफी होती है हृदय की, उसमें जो कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है डाई, वो किडनी के मरीजों को कई बार नुकसान देती है, तो सर एंजियोग्राफी का कोई विकल्प है या ये डाई नुकसान ना करे किडनी में, ऐसा कोई उपाय हो या विकल्प हो कोई एंजियोग्राफी का, या कोई और जांच जिससे हृदय की ब्लॉकेज का अच्छी तरह पता चल सके, प्लीज थोड़ा वो बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जब एंजियोग्राफी करते हैं तो हम एक डाई का इस्तेमाल करते हैं। वो डाई थोड़ा सा किडनी के लिए हानिकारक होती है, तो हम जब भी एंजियोग्राफी होती है तो हम उस पेशेंट की किडनी स्टेटस को देख लेते हैं, तभी प्रिस्क्राइब करते हैं। क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, तो हम क्रिएटिनिन और जीएफआर वो टेस्ट करा के देख लेते हैं कि हाँ क्या इस स्थिति में इनको डाई दे सकते हैं। बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें नहीं वो जांच जरूरी है, मरीज के लिए जरूरी है, तो हम उसमें कुछ जो है
प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन अच्छे से करा दें, या फिर उसको हॉस्पिटल सेटअप में जो है उस जांच को करें, जिससे अगर कोई दिक्कत हो, कोई इमरजेंसी क्रिएट हो तो संभाली जा सके। तो हानिकारक तो है, लेकिन ये हमें रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि अगर वो जांच जरूरी है, वो डाई लगाना जरूरी है, तो हमें करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी की बात अभी आपने थोड़ी देर पहले की कि गर्भावस्था में बहुत ज्यादा महत्व है रेडियोलॉजिकल जांचों का, तो किस तरह से इसको हम देख सकते हैं, क्या महत्व है और क्या इसका कोई गर्भ शिशु पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है? जी, रेडियोलॉजिकल जांचों में अल्ट्रासाउंड जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है प्रेगनेंसी केयर में। हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने और उसकी डिलीवरी में अल्ट्रासाउंड का बहुत महत्व है। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में सीटी और एक्सरे बिल्कुल भी नहीं कराना है। कई बार मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए और वो प्रेग्नेंट रहता है, तो वो अपनी सारी बातें नहीं बताता है। तो मैं यहाँ दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपको गलत टेस्ट भी आप करा सकते हैं कि एक्सरे करा लिया, जो हानिकारक हो जाएगा ग्रोइंग बच्चों के लिए। तो जब भी कभी जाएं, अगर आपको प्रेगनेंसी मालूम है तो आप जरूर बताएं डॉक्टर को कि आपको प्रेगनेंसी है, तो वो उसी हिसाब से दवाएं भी लिखेगा और उसी हिसाब से जांचें भी लिखेगा। अब आते हैं प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का रोल। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम रिकमेंडेड जो अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए वो 3 कराने चाहिए, उससे ज्यादा भी करा सकते हो, स्पेशल केसेस में कराते भी हैं जैसे डॉक्टर सजेस्ट पहले तो सबसे पहला जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 6 हफ्तों पे, तो एक जांच कराते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा के देख ले कि फीटस का ग्रोथ स्टार्ट हुआ कि नहीं, बना कि नहीं हुआ, उसकी कार्डियक एक्टिविटी आई कि नहीं आई, या फीटस जो है बच्चेदानी में है या अगल बगल अंगों में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगल बगल में ट्यूबल प्रेगनेंसी बहुत ही जानलेवा जो है रिस्क हो जाता है। फिर दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 18 से 20 हफ्तों के बीच में होता है, 22 हफ्तों तक भी कर सकते हैं। वो एनोमली स्कैन होता है, इसमें तब तक बच्चा पूरी तरीके से बन जाता है, सारे अंग डेवलप हो जाते हैं, तो हम उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, कोई पार्ट बना तो नहीं है, तो सारे लिम्ब बंद हो चुके हैं, सारे अंगों को हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं और पूरी तरीके से पता लगाते हैं कि यहाँ तक कि बच्चे के भी अंदरूनी अंगों को देखा जा सकता है। बच्चे के ही अंदरूनी अंगों को देख के पता लगाते हैं कि हाँ सारी चीजें बन गई, सारी चीजें नॉर्मल हैं। अगर सही समय पे हमें वो डिफेक्ट पता चल जाता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है तो हम वो प्रेगनेंसी समय से टर्मिनेट की ओर भी वो कर सकते हैं। फिर तीसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 32 से 36 हफ्तों में कराना चाहिए, जो हमें प्लान करना है डिलीवरी के लिए, कि भाई बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा का ओरिएंटेशन क्या है, फिर प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी क्या है, पेट में पानी कितना है, लिकर जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं वो कितना है, फिर नाल की स्थिति क्या है, नाल तो नहीं फंसी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सब प्लान करने में जो है एक तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन इसके अलावा भी स्पेशल केसेस में ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो रिकमेंड कर सकती हैं, जैसे 11 से 14 हफ्तों के बीच में एक NT-NB स्कैन होता है, जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, डाउन सिंड्रोम वगैरह हाई रिस्क पेशेंट में उसमें करते हैं, कोई स्पेशल पैरामीटर नुकल ट्रांसलेशंसी हम देखते हैं। फिर कलर डॉपलर भी होता है, जिन पेशेंट का ग्रोथ मान लीजिए अच्छा नहीं हो रहा हो तो 28 से 30 हफ्ते, 32 हफ्ते, 34 हफ्तों में ऑब्स्टेट्रिशियन कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करती हैं, वो हम करते हैं। तो उसमें देखते हैं ग्रोथ कैसा है, अगर ग्रोथ स्लो हो रहा है तो हम उसको उस तरीके से रिपोर्ट बना के उनको रिकमेंड, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम में एक हेल्दी फीटस डेवलपमेंट के लिए। डॉक्टर साहब एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, कृपया अपना नाम बताइए और फिर क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं वो। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी ब्रेन कैंसर मरीज को 2 MRI के बीच कितना गैप होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है यदि 2 MRI करानी पड़ जाए बाई चांस तो कितना मिनिमम एक गैप होना चाहिए कैंसर के मरीज के लिए? MRI बिल्कुल से सुरक्षित है जी, बिल्कुल से सुरक्षित है। कुछ स्पेशल केसेस में जो है उसको छोड़ के बिल्कुल से सुरक्षित है। तो ये डिपेंड करता है आपको स्थिति कैसी है। वैसे MRI आप मिनिमम 2-3 महीने में, जो कैंसर के मरीज हैं तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है वो, लेकिन डॉक्टर की जैसा ऑन्कोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन मिनिमम 1 मंथ या 3 मंथ का होना चाहिए। लेकिन जल्दी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, MRI बिल्कुल से भी सेफ है, उसमें कोई हानिकारक तरंगों से नहीं होता, वो मैग्नेटिज्म के इफेक्ट से होता है, तो उसमें शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि बहुत ज्यादा
भी नहीं कराना चाहिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल सकती है, जैसी आवश्यकता हो, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं, वो शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कैंसर का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ था। कैंसर आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है और जैसा हम जानते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी रेडियोलॉजी बहुत ज्यादा मदद कर रही है इसके उपचार में, तो किस तरह से ये उपचार में मदद कर रही है, इसके बारे में बताइए। ये कैंसर तो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो रहा है जी। पहले भी था कैंसर के इंसिडेंसेस, लेकिन अब ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, रेडियोलॉजिकल जांचें आ गई। अनफॉर्चुनेटली कैंसर के जो लक्षण होते हैं ज्यादातर कैंसर के, वो काफी लेट डेवलप होते हैं। जो मुख्य पहले वो बहुत वेग से उसके लक्षण होते हैं जो और कॉमन बीमारियों को होते हैं, लेकिन हम अगर सही समय पे वो जांच करा लें तो हमें छोटी से छोटी जो है कैंसर की ग्रोथ पता चल सकती है। ग्रोथ पता चल सकती है तो उसकी लोकल उसका एक्सटेंशन कितना है, ये हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी सीटी एमआरआई से पता लगा सकते हैं। या दूर के अंग में कितना फैल गया है, मेटास्टेसिस कितनी हो गई, ब्रेन में हो गई है, बोन में हो गई, ये हम सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं। इसी हिसाब से कैंसर की स्टेजिंग होती है। फिर उसके बाद जो होता है, इसी स्टेजिंग के बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट प्लान होता है ऑन्कोलॉजिस्ट से। फिर जब ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट, ट्यूमर सिंकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना % सिंकेज हो रहा है कीमोथेरेपी के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद, इसको भी हम फॉलोअप में देखते हैं। एक पेट स्कैन विधा कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि छोटे कहीं तो कैंसर का फोकाई नहीं है। हमने ट्रीटमेंट, हमने सारे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी देख ली, फिर एक फॉलोअप में पेट करा लिया कि कहीं कोई फोकस तो नहीं बच गया है। अब कैंसर पुरुषों में जो सबसे ज्यादा बर्डन होता है वो फेफड़ों का कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो फेफड़ों के कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग हम मान सकते हैं, चेस्ट एक्सरे है, थोड़ा सा लक्षण पता लगा तो हम सीटी स्कैन, क्रॉस सेक्शनल से स्टडी है, उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। प्रोस्टेट हम जो है अल्ट्रासाउंड एमआरआई से करते हैं। महिलाओं में जो सबसे ज्यादा कैंसर का बर्डन है वो स्तन कैंसर का है। स्तन कैंसर के लिए काफी एडवांसमेंट हो चुके हैं, मैमोग्राफी आ चुकी है स्क्रीनिंग में, सोनो मैमोग्राफी है, फिर एमआरआई ब्रेस्ट भी आता है, उससे पता लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जहां अर्ली डिटेक्शन अगर हो गया इसका तो उसके रोग के पूरा क्योर होने में भी काफी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और अगर वो रेमिट भी कर रहा है तो हम उसको पता लगा सकते हैं और उसका प्लान कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर सजेस्ट करे, अगर रेमिट करने की उम्मीद है तो उतने अंतराल पे टेस्ट कराते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रेडियोलॉजी की भी हम अगर बात करें तो ये किस तरह से हृदय रोगों को पता करने में और किस तरह से क्योर करने में मदद कर रही है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी रेडियोलॉजी का है रोल, काफी अच्छा रोल है। इसका सबसे बेसिक टेस्ट जो कार्डियोलॉजी में करते हैं वो इको करते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड भी होता है। तो उसमें हृदय की संरचना, उसके वॉल्स, उसके सेप्टम की थिकनिंग, फिर उसके फंक्शन, कहीं रिगर्गिटेशन तो नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन सही है कि नहीं है, वो सारी चीजें उससे पता लगाते हैं। फिर आता है एक एक्सरे का ही फॉर्म है एंजियोग्राफी, एडवांस फॉर्म है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी नई टेक्निक आई है। तो इनके थ्रू हम जो धमनियां होती हैं जो हृदय को सप्लाई करती हैं, ब्लड पहुंचाती हैं, उसमें ब्लॉकेज देखते हैं। ब्लॉकेज है, अगर ब्लॉकेज है कितना ब्लॉकेज है, या कोई नई वेसल ग्रो की है कि नहीं की है, अल्टरनेट पाथवे है कि नहीं है, तो इनके थ्रू पता लगाते हैं। फिर नई एडवांस आई है कार्डियक एमआरआई। कार्डियक एमआरआई में हमें और उसकी स्ट्रक्चरल डॉक्टर साहब एक कॉल है, ले लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, कृपया नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी कृपया अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, दिनेश चौहान। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी, क्या प्रश्न है आपका? और मैम वो 6 महीने हो रहे, चक्कर वगैरह आ रहे हैं जी। हाँ, तो उपाय क्या है मैम? वो एमआरआई कर। जी जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है 6 महीने हो रहे हैं इनको चक्कर आते हुए, तो क्या इन्हें एमआरआई कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए? अगर चक्कर आ रहे हैं तो अगर पहले से कोई जांचें नहीं हुई है, चक्कर के देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। हमारी ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी में किसी भी कारण से चक्कर आ सकते हैं। तो हमें बेसिक जो है इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करना है। एक गले की सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करा लें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो हम एसीटी या एमआरआई ब्रेन ये करा सकते हैं जैसी अवेलेबिलिटी हो। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, गले की बीमारियों की बात करें तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स गले में भी हो सकती हैं, तो उनकी बीमारियों से संबंधित कौन से टेस्ट हैं जिसमें रेडियोलॉजी का उपयोग हो सकता है? जी, गले की बीमारियां एक्चुअली गले की बीमारी को 2 तरीके से समझ सकते हैं कि गले में कोई गिल्टी है, बाहरी हिस्से में कोई गिल्टी दिख रही है या सूजन दिख रही है या थायराइड की दिक्कत है, तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के थ्रू
पता लगाते हैं हाँ भाई किस पार्ट की वो स्वेलिंग है, या थायराइड में दिक्कत है तो कैसी स्वेलिंग है, जैसे घेंगा हो जाता है तो बड़ा सा घेंगा तो अपने आप से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी छोटी हल्की सी स्वेलिंग होती है तो ये पता नहीं लग पाती, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हाँ थायराइड की स्वेलिंग है या लिम्फ नोड की स्वेलिंग है या टीबी की स्वेलिंग है, उसके लिए करते हैं। दूसरा अंदरूनी भागों के लिए, अंदरूनी भागों के लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की यूज करते हैं, जैसे सीटी स्कैन यूज करते हैं। फिर खाने की नली के लिए हम बेरियम सॉलो टेस्ट कराते हैं, उससे हमें उसके वॉल पता चल जाती है, उसकी मोटिलिटी पता चल जाती है, मोटिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई उसमें डायलिशन तो नहीं है, या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसका मतलब शरीर का कोई भी अंग ऐसा बचा नहीं है जहां रेडियोलॉजी हमें उपयोग में ना आ रही हो टेस्टों में। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कृपया अपना नाम बताइए और फिर क्या प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब से वो पूछिए। यदि आपको हमारी आवाज आ रही है तो अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी शायद इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, छाती और पेट संबंधित यदि कोई परेशानियां हैं तो उनमें ये रेडियोलॉजी किस तरह से हमें मदद कर सकती है? जी, छाती की बीमारियां तो फेफड़ों की बीमारियां मेनली कह सकते हैं कि श्वास की कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहला टेस्ट जो सभी लोग हमें लगता है अपने जीवन में कराते हैं चेस्ट एक्सरे होता है। तो कोई इन्फेक्शन हो गया तो टीबी हो गई तो हमें चेस्ट एक्सरे से बहुत अर्ली फोकस दिख जाता है कि हाँ जो है टीबी है या कोई और अदर इन्फेक्शन है, उससे पता लगा सकते हैं। या कुछ लोगों के ऑक्यूपेशन ऐसा है, आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, या जो लोग माइंस में काम कर रहे हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, तो वो लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें लंग में कितना इन्वॉल्वमेंट, कितने चेंजेस आ गए हैं, वो सारी चीजें हम सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं। जी। और फिर पेट की बीमारियों के लिए एक सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें पेट के जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, पित्त की थैली हो गई, गुर्दे हो गए, स्प्लीन हो गए, इन सब की संरचना, इन सब का नॉर्मल साइज कितना है और कैसा पैटर्न है, ये बताते हैं। कोई अबनॉर्मलिटी, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, पथरी तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसा कि एक अभिन्न अंग बन चुका है सभी की जिंदगी का, तो कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट जो सावधानियां हैं वो पेशेंट को रखनी चाहिए? संक्षेप में जानना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कोई भी रेडियोलॉजी टेस्ट अपने से नहीं कराना है। जी। बहुत बार देखा गया है कि मरीज सोचता है, वो कॉमन सेंस मतलब लगाता है या अपने से डिस्कशन से उसको पता चलता है कि नहीं हमको कुछ महसूस हो रहा है, हम ये टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस बहुत ही जटिल विज्ञान है, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा टेस्ट करना है। वो आपकी आर्थिक और एक तरीके से लॉस ही होगा। जब आपको कुछ परेशानी है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये कराना है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी रेडियोलॉजिकल जांचों के महत्व के बारे में, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम रेडियोलॉजिकल जांचों के महत्व विषय पर। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।